हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का आदित्य जीएस क्लासेस में बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जीएस का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं जिसमें कि हिस्ट्री और पॉलिटी के क्वेश्चंस होंगे। और वो लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें जो अभी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम देंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम 15 दिसंबर तक चलेंगे। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके अलावा सुपर टेट का एग्ज़ाम, टीईटी का एग्ज़ाम और रेलवे के एग्ज़ाम, उनके लिए भी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। देखिए, क्वेश्चंस मेरे पास हैं। मैं पहले आपको क्वेश्चन बताऊंगा कि एग्ज़ाम में आज जो टेस्ट हुआ था उसमें मैंने क्वेश्चन क्या पूछा, और उसके बाद हम उस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में देखेंगे, तो हम और भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट जान लेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें। ओके, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं, पॉलिटी के। तो पहला क्वेश्चन आज पॉलिटी के पेपर में था कि संविधान सभा द्वारा गठित प्रारूप समिति का गठन कब किया गया। देखिए, क्वेश्चन था कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया। संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसका गठन, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है ड्राफ्टिंग कमेटी। इसको अंग्रेजी में कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। देखिए, तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा है कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया। तो देखिए, प्रारूप समिति का गठन किया गया 29 अगस्त 1947 को। अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहली बात, प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे। तो ध्यान रखिए, प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। कितने? 7 सदस्य, 7। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट याद रखने की है, इस समिति का अध्यक्ष कौन था। तो इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये इस समिति के अध्यक्ष थे, और बाकी के इसमें 6 मेंबर और थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मिलाकर 7 लोग थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मिलाकर 7 लोग। ओके, अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात, ये अध्यक्ष हैं प्रारूप समिति के। अब प्रारूप समिति है क्या? देखिए, लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, मैं आपको क्लियर कर दूं। देखिए, संविधान का जो प्रारूप था, ड्राफ्ट, जो मसौदा जिसको कहते हैं, वो तो पहले ही तैयार हो चुका था। और उसको तैयार करने का काम किसने किया था? अगर आपसे पूछे कि संविधान के प्रारूप का निर्माण किसने किया था, तो ध्यान रखिएगा उस समय आंसर ये नहीं होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं होगा। ध्यान रखिए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी ऐसी समिति जिसने संविधान के प्रारूप पर चर्चा की थी, जिसने संविधान के प्रारूप में सुधार करने का काम किया था। ठीक है, तो ध्यान रखिए, अगर आपसे पूछे अच्छा तो फिर ये बताइए प्रारूप किसने तैयार किया, तो ध्यान रखिए संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया। अगर ये बात आपसे पूछी जाए, संविधान का प्रारूप किसने बनाया, तो उनका नाम था डॉक्टर बी.एन. राव। बी.एन. राव याद रखिए, बी.एन. राव। पूरा नाम है बेनेगल, मैं हिंदी में लिख देता हूँ, बेनेगल नरसिंह राव। बेनेगल नरसिंह राव। तो संविधान का प्रारूप किसने बनाया है? बी.एन. राव ने। इस प्रारूप पर चर्चा करने के लिए किस समिति का गठन हुआ है? प्रारूप समिति का गठन हुआ है। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। प्रारूप समिति में कितने सदस्य हैं? 7 सदस्य हैं। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ है? 29 अगस्त 1947 में हुआ है। देश कब आज़ाद हुआ? 15 अगस्त 1947। और देश आज़ाद होने के ठीक 14 दिन के बाद किसका गठन हो गया? प्रारूप समिति का, 29 अगस्त सन 1947। ओके, तो ये पॉइंट आपको याद हो जाना चाहिए, और जितने भी हमने यहाँ पॉइंट डिस्कस किए वो सब आप बिल्कुल क्लियर रखें। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन इसमें मैंने पूछा है प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया। देखिए, प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है। तो ध्यान रखें, संविधान की प्रस्तावना में, प्रस्तावना का मतलब जो संविधान की शुरुआत में इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, संविधान की प्रस्तावना, और इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रियम्बल। क्या कहते हैं? प्रियम्बल।
आपसे पूछा जा रहा है कि कितनी बार इस प्रस्तावना में संशोधन किया जा चुका है। अगर मैं आपसे पूछूं तो ध्यान रखना, संशोधन इसमें केवल एक बार हुआ है। कितनी बार? एक बार संशोधन। और कब हुआ है वो संशोधन? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ है, 1976 में। 42वें संविधान संशोधन द्वारा, संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया। और इस संविधान संशोधन यानी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन करके 3 शब्दों को जोड़ा गया। कितने शब्दों को? 3। तो ध्यान रखिए, प्रस्तावना जो मूल रूप में थी पहले और जो बाद में 1976 में हो गई, उसमें 3 शब्दों का अंतर आ गया। कितने का? 3। यानी 3 शब्द और बढ़ा दिए गए, जोड़ दिए गए। तो वो 3 शब्द आपसे पूछेगा। तो इस संविधान संशोधन द्वारा कितने शब्द जोड़े गए? तो आप कहेंगे 3 शब्द जोड़े गए। 3। पहला शब्द था समाजवादी, समाजवादी। दूसरा शब्द था पंथ निरपेक्ष और तीसरा शब्द था अखंडता। क्या था? अखंडता। अंग्रेजी में इन शब्दों को क्या कहते हैं वो भी याद कर लीजिए। सिंपल से हैं तो इसलिए मैं यहीं बता दे रहा हूँ आपको, क्योंकि ज़्यादा डिस्कशन करने का टाइम है नहीं। मुझे क्वेश्चन पेपर डिस्कस करना है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाए, ये भी ध्यान में रखना है। तो समाजवादी को अंग्रेजी में कहा जाता है सोशलिस्ट। क्या कहा जाता है? सोशलिस्ट। पंथ निरपेक्ष, ये वर्ड आप बहुत सुनते हैं, सेकुलर। तो क्या संविधान की जो मूल प्रस्तावना थी, जो पहले प्रस्तावना थी, उसमें सेकुलर वर्ड कहीं पर था? पंथ निरपेक्ष शब्द कहीं पर था? कहीं पर नहीं था। कब जोड़ा गया? 1976 में जोड़ा गया। कौन सा संशोधन करना पड़ा? 42वां संशोधन करना पड़ा। और तीसरा शब्द जो जोड़ा गया वो था अखंडता, और इसको अंग्रेजी में कहते हैं इंटीग्रिटी। क्या कहते हैं? इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी। ठीक, ये 3 शब्द जोड़े गए। प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है, तो कौन सा संशोधन? 42वां संशोधन। कितने शब्द जोड़े? 3। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। और हमारी प्रस्तावना कहती है, शुरुआत है हमारी प्रस्तावना की, हम भारत के लोग, भारत को एक, देखिए ध्यान से सुनिए, अब मैं ये प्रस्तावना जो आपको बता रहा हूँ ये क्या है, हम भारत को बनाना क्या चाहते हैं। देखिए प्रस्तावना की डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन इन शब्दों का यूज आ जाए इतनी प्रस्तावना आप सुन लीजिए। तो क्या लिखा है उसमें? हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, इतनी बात लिखी है। तो देखिए कौन कौन से शब्द लिखे हैं बताइए? प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये 5 शब्दों का उल्लेख मिलता है। और पहले ये 5 की जगह कौन कौन से शब्द थे? इनकी जगह था प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष नहीं था, इसको हटा दीजिए। तो क्या हो जाएगा? प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये 3 शब्द थे। 2 कौन कौन से आ गए? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, और एक कौन सा आ गया? अखंडता। ये शब्द आपको प्रस्तावना में, जब आप नीचे जाएंगे प्रस्तावना में तब मिलेगा, जहां पर लिखा है राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। तो पहले क्या था? राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। बाद में क्या कर दिया गया इसको? राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। ठीक, इसको याद रखिए। और अंग्रेजी में इसकी शुरुआत क्या है? वी द पीपुल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट, ये शब्द, We the people of India having solemnly resolved to constitute our India a sovereign socialist secular democratic republic। ठीक, कौन कौन से शब्द आ गए? सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक क्या था? पहले से था। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी आपको याद में रखना है। आप हिंदी वाली याद रखिए, बस उतना सा कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। ओके, चलिए अब इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं क्योंकि समय हमारे पास कम है। चलिए अगला क्वेश्चन, 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा किसे भारत में शामिल किया गया था? देखिए बड़ा इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा? सिक्किम। कौन सा? सिक्किम। तो ध्यान रखिए 1975 से पहले सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था। ठीक, सिक्किम एक अलग देश हुआ करता था। कहाँ पर है सिक्किम?
मैं आपको एक बार बता दूं सिक्किम कहाँ है वो भी देख लीजिए आप। देखिए ये तो हमारा पूरा भारत है, देखिए ये वाला जो आपको हिस्सा दिख रहा है ना, ये वाला यही है सिक्किम। और ये सिक्किम पहले क्या हुआ करता था, एक अलग देश हुआ करता था, ठीक। और यहाँ पर चोग्याल वंश का शासन था। कौन सा वंश शासन करता था यहाँ पर, राजाओं का शासन था, चोग्याल वंश। लेकिन 1974 में ये हमारा सहराज्य बन गया, ध्यान रखिएगा, राज्य नहीं बना, सहराज्य बना 1974 में। और कौन सा संविधान संशोधन हुआ, 35वां संविधान संशोधन। 2 संशोधन याद रखने हैं आपको इसके बारे में। संविधान संशोधन 1974, इसके द्वारा सिक्किम क्या बन गया, सहराज्य। सिक्किम भारत का सहराज्य बना और इसको उठाकर हमने संविधान के अनुच्छेद 2 में रख दिया, यानी एक अलग से अनुच्छेद जोड़ना पड़ा संविधान में। अनुच्छेद 2 तो पहले से ही था, हमने जोड़ा 2 कौन सा, 2 यानी 2A ये हमें अनुच्छेद यहाँ पर जोड़ना पड़ा 2 और इसमें हमने किसे रख दिया, सिक्किम को किस रूप में रख दिया, सहराज्य के रूप में, ठीक। सहराज्य, पूर्ण राज्य नहीं, सहराज्य, ठीक है। यानी शासन यही चलाएगा चोग्याल वंश का व्यक्ति, लेकिन भारत की सारी सुविधाएं किसको मिलती रहेंगी, चीन को। यहाँ के लोग आकर भारत में पढ़ सकते हैं, यहाँ नौकरी कर सकते हैं, सारी सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन ठीक 1 साल बाद इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, इस समय भी इंदिरा गांधी थी, अब भी इंदिरा गांधी यहाँ पे थी। 36वां संविधान संशोधन लाया गया और 36वां संविधान संशोधन लाकर सिक्किम का सहराज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया। यानी इस सहराज्य के दर्जे को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। किस संशोधन के द्वारा, 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों किया गया, ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि अब सिक्किम को भारत का ही राज्य बना दिया गया, सहराज्य नहीं, अब भारत का ये पूर्ण राज्य बन गया। तो 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम क्या बन गया, भारत का अंग बन गया, भारत का हिस्सा बन गया पूरी तरह, ठीक। सिक्किम भारत में शामिल हो गया। तो बताइए अब ये सिक्किम भारत में कैसे शामिल हुआ है, 36वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, भारत में शामिल। इस बात को याद रखिएगा, ओके। चलिए नोट कर लीजिए इसको, फिर हम आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है, इसमें पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। यानी जो लोग पाकिस्तान से भारत आए उनके लिए नागरिकता का प्रावधान। तो सबसे पहले आप याद रखिए नागरिकता आखिर है कहाँ, संविधान में नागरिकता के बारे में लिखा कहाँ पर है। तो ध्यान रखिए नागरिकता का उल्लेख संविधान के भाग 2 में है। कौन से भाग में है, 2, ठीक। अच्छा, संविधान के कितने भाग हैं, ये कितने भाग हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, कितने अनुच्छेद हैं संविधान में, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक। ध्यान रखिए क्या क्या पूछा मैंने। पहला, संविधान के कितने भाग हैं, भारत के संविधान के कितने भाग हैं, कितनी अनुसूचियां हैं और कितने अनुच्छेद हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ओके। चलिए देखिए बहुत लोग आंसर देते हैं और मैंने बोला जो लोग आंसर देंगे उनका नाम मैं ज़रूर लूँगा। कई लोगों ने योगेंद्र वो भी आंसर देते हैं, इसके अलावा मोहम्मद अशफाक हैं वो भी आंसर देते हैं, फ़खरुल हसन भी आंसर देते हैं, इसके अलावा और भी स्टूडेंट्स हैं, अंकित हैं वो भी आंसर देते हैं। ख़ासतौर से कविताएं वगैरह ज़्यादा लिखते हैं वो अंकित, किसी और नाम से उन्होंने ड्रीमर ऑफ ओन हर्ट करके बना रखा है, तो वो कभी आंसर तो कम देते हैं लेकिन वो ज़्यादातर कविताएं पोस्ट कर देते हैं। चलिए ये भी अच्छी बात है, मोटिवेशनल कविताएं पोस्ट करते हैं, अच्छी बात है। हम लोग भी मोटिवेशन में बात करेंगे, लेकिन मेरा मानना यह है कि मोटिवेशन अंदर से आना चाहिए, ठीक। अब बाहर से मोटिवेशन लेके आप क्या करेंगे, खाली लिख के कविताएं थोड़ी कुछ हो जाएगा। तो देखिए नागरिकता का उल्लेख कहाँ है, भाग 2 में, और ये अनुच्छेद 5 से 12 तक हैं। कहाँ से कहाँ तक हैं, सॉरी 5 से 11 तक, अनुच्छेद 5 से 11 तक। तो नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं, 5 से 11, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक। अब सुनिए, तो यहाँ पर एक अनुच्छेद है इसमें, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 6। इस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के लिए नागरिकता के संबंध में प्रावधान है। यानी जब हमारे देश का बंटवारा हुआ तो कुछ लोग भारत से पाकिस्तान गए और कुछ भारत
कुछ पाकिस्तान से भारत आए। तो जो पाकिस्तान से भारत आए हैं उनको नागरिकता किस प्रकार से दी जाए, उस समय ये सवाल था हमारे सामने। तो हमने उसका वर्णन कहाँ किया, अनुच्छेद 6 में किया। ठीक, उस समय की बात है। पाकिस्तान से भारत आने वालों के लिए नागरिकता का प्रावधान कहाँ किया गया संविधान में, अनुच्छेद 6 में। तो पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के लिए नागरिकता का प्रावधान, ये अनुच्छेद 6 में किया गया है। ठीक है। इसी तरह भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोग, मान लीजिए जो भारत से पाकिस्तान चले गए थे विभाजन के समय, लेकिन वो लौटकर फिर भारत आ गए, उन्हें वहाँ अच्छा नहीं लगा, फिर भारत आ गए, उनको नागरिकता देने का प्रावधान कहाँ किया गया, अनुच्छेद 7 में। अगले वाले में किस में किया गया, अनुच्छेद 7 में। लेकिन हमने क्वेश्चन में क्या पूछा, पाकिस्तान से भारत आने वाले, तो किस में आएगा, अनुच्छेद 6 में। भारत से पाकिस्तान गए हुए लोगों के लिए किस में किया गया, अनुच्छेद 7 में, जब वो वापस लौट कर यहाँ पर आ गए। ठीक है। और एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक अनुच्छेद है इसमें, वो याद रखिए, अनुच्छेद 11, ये आपसे पूछा जा सकता है। कौन सा है, अनुच्छेद 11, ये बड़ा इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। देखिए, अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए, बताइए भारत में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति किसके पास है, तो ध्यान रखिए, नागरिकता के संबंध में कानून भारत में केवल और केवल संसद बना सकती है। कौन बना सकती है, संसद। और उस संसद को ये अधिकार कौन देता है, संविधान का अनुच्छेद 11। और आपको पता है भारत में संविधान से बड़ा कोई कानून नहीं हो सकता, यानी संसद कोई भी कानून बनाए और वो संविधान का उल्लंघन कर गया, या फिर राज्य की विधानसभाएं कोई कानून बनाए वो संविधान का उल्लंघन कर गया। ठीक है। तो संविधान का उल्लंघन करते ही वो कानून क्या हो जाएगा, चूर चूर हो जाएगा, क्योंकि जो संविधान से टकराएगा वो क्या होगा, चूर चूर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, संविधान सर्वोच्च है, कानूनों में सबसे बड़ा कानून क्या है, संविधान है। ठीक, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, यानी भूमि का, भारत भूमि का सर्वोच्च कानून कौन है, संविधान। संविधान से बड़ा कुछ भी नहीं है भारत के लिए। अनुच्छेद 11 में क्या है, संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है। और ये शक्ति कौन देता है, तो ध्यान रखिए, अनुच्छेद 11 देता है। तो ये नागरिकता के संबंध में कुछ बातें थी। दो बातें और देख लीजिए बस। जैसे भारत में नागरिकता प्राप्त करने के कितने तरीके हैं, तो आप संख्या याद रखिए, भारत में नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके हैं। कितने तरीके हैं, 5 तरीके। चलिए जल्दी से फिर देख भी लेते हैं एक बार। 5 तरीके हैं। पहला तरीका है जन्म से, यानी आपने भारत में जन्म लिया है तो आप भारत के नागरिक होंगे। दूसरा वंश क्रम से, यानी आपके माता पिता या दादा दादी में से कोई भारतीय है तब भी आप भारत के क्या हो जाएंगे, नागरिक हो जाएंगे वंश क्रम से। तीसरा देशीयकरण द्वारा, अगर आप भारत की कोई भाषा बोल सकते हैं 22 आधिकारिक भाषाओं में से। भारत की कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं, 22। अनुसूची 8 में कितनी भाषाओं का वर्णन है, 22। ध्यान रखिए, मैं जो बोल रहा हूँ वो भी आप लिखते जाइए, ये भी सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 22 भाषाओं में से कोई आप भाषा बोल सकते हैं। ठीक, हमारी संस्कृति का सम्मान अगर करते हैं, ओके, हमारे संविधान का सम्मान करते हैं, हमारे देश के कानून में विश्वास रखते हैं, हमारे देश के प्रति आस्था रखते हैं, हमारे देश को अपना ही देश समझते हैं, ठीक है, हमारे देश से प्रेम करते हैं, तो आप भारत के नागरिक बन सकते हैं अगर आप दूसरे देश के भी हैं तब भी। अदनान सामी को देशीयकरण के आधार पर ही नागरिकता दी गई थी। ठीक, देशीयकरण कर लेना अपना, यानी आप किसी दूसरे देश के हैं लेकिन आप हमारे यहाँ के बस गए और यहाँ के जैसे ही हो गए, यहाँ के लोगों में ही घुल मिल गए, यहाँ की भाषाएं सीख गए, यहाँ का पहनावा, यहाँ का खान पान सब आपका वैसा ही हो गया, तो आप क्या हो गए, देसी हो गए एकदम। यानी जो बाहर से आकर एकदम हम लोगों के साथ रह के कैसा हो जाए, देसी हो जाए, उसको किसके तहत मिल जाएगी नागरिकता, देशीकरण के द्वारा। तो जन्म, वंशक्रम, देशीकरण। और चौथा है रजिस्ट्रेशन द्वारा। रजिस्ट्रेशन, अभी हम इनकी सारी डिटेल नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ जान रहे हैं इनको। ठीक, रजिस्ट्रेशन द्वारा या पंजीकरण द्वारा। और पांचवा है अर्जित भूमि के सम्मिलन से। मान लीजिए कल को अगर भारत किसी देश पर कब्जा कर लेता है, ठीक है, यानी कोई देश खुद कह दे कि हम आपके ही अंडर रहना चाहते हैं, जैसे सिक्किम ने एक बार कह दिया कि भाई चलो भारत हम आपके अंडर रहना चाहते हैं, अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले
1975 में किसका हिस्सा बन गया? सिक्किम, भारत का। तो वहाँ के सभी नागरिक, सिक्किम के जो नागरिक थे वो अपने आप भारत के नागरिक हो गए। उन्हें ना तो यहाँ से नागरिकता लेनी पड़ी, ना यहाँ से, ना यहाँ से, ना यहाँ से। वो कैसे हो गए? अर्जित भूमि के सम्मिलन से हो गए, क्योंकि हमने सिक्किम की भूमि को भारत में जोड़ लिया। इसी तरह इन फ्यूचर अगर कभी नेपाल हमारे में मिल गया तो नेपाल के सारे नागरिक इंडियन कहलाने लगेंगे। ठीक है, चलिए यही बात है। अब दूसरी बात है, ये तो नागरिकता प्राप्त करने के तरीके हैं। कितने हैं? 5। इसी तरह नागरिकता खोने के तरीके हैं 3। ये ध्यान रखिए, कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं। ओके, 3 तरीके। आपसे एग्जाम में उनको पूछेगा भी नहीं, 3 तरीके हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, केशवानंद भारती केस का निर्णय कब आया था? ये मैंने क्वेश्चन पूछा था। देखिए ये तारीख बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है केशवानंद भारती केस की। तो आपको क्या बात याद रखनी है? सिंपल बातें। केशवानंद भारती, केशवानंद भारती केस, और ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी केस के द्वारा आधारभूत संरचना का सिद्धांत अस्तित्व में आया। किसका सिद्धांत? आधारभूत संरचना का सिद्धांत। पहले देखिए, पहले जो संसद के पास पावर थी वो बहुत ज़्यादा थी। किसी भी विषय पर संसद कानून बना देती थी, किसी भी विषय पर कानून बनाती थी और उसके कानून को मानना पड़ता था। सुप्रीम कोर्ट भी उसमें दखलंदाजी नहीं करता था। जो निर्णय संसद ने ले लिया, समझ जाइए वो सर्वोच्च हो जाता था। यानी संसद की सर्वोच्चता जैसा होने लगा हमारे देश में, जबकि हमारे संविधान में कहीं भी संसद की सर्वोच्चता है ही नहीं। ठीक, हमारे यहाँ सबसे शक्तिशाली कौन है? जनता को माना गया सबसे शक्तिशाली। लेकिन हम कहेंगे क्या? कि संविधान सर्वोच्च है। क्या सर्वोच्च है हमारे यहाँ? संविधान। ठीक है, और सबसे ज़्यादा शक्ति किसके पास है? जनता की। जनता जिसको चाहेगी सत्ता में लाएगी और जिसको चाहेगी सत्ता से बाहर कर देगी। तो यही बात हुई केशवानंद भारती केस में। ये हुआ कब? ये 19 केस का फैसला कब आया? मैंने ये क्वेश्चन था, तो केस का फैसला कब आया वो सुनिए। इस केस का फैसला आया है, बहुत इंपॉर्टेंट तारीख है, ध्यान रखिएगा, 24 अप्रैल 1973 को। इस केस का फैसला कब आया? 24 अप्रैल 1973 को। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा था कि संसद की शक्ति असीमित नहीं है। कैसी है? सीमित है। कैसी शक्ति? सीमित। और संसद चाहे तो किसी भी, संसद चाहे तो संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन कर दे, यहाँ तक कि मौलिक अधिकार में चाहे तो परिवर्तन कर ले। ठीक, लेकिन ध्यान रहे संविधान में संशोधन करते समय किसी भी प्रकार के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यानी संविधान का मूल ढांचा परिवर्तित ना हो, यानी संविधान की जो नींव है वो नहीं हिलनी चाहिए। ये किसने कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब क्या है नींव, ये कौन डिसाइड करेगा? जब संसद ने पूछा, यानी सरकार ने पूछा, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये हम समय समय पर डिसाइड करेंगे। कब? समय समय पर। तो आधारभूत ढांचे में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो सुनिए। इस केस से क्या आया था? आधारभूत ढांचे का सिद्धांत। आधारभूत ढांचे का सिद्धांत। ठीक, आधारभूत ढांचे को अंग्रेजी में बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक, बेसिक स्ट्रक्चर, नींव, आप समझ सकते हैं, नींव। ठीक, नींव, आधारभूत ढांचे का सिद्धांत आया था। और इसमें कई चीज़ें हैं, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन आप सुन लीजिए। जैसे भारत में संसदीय व्यवस्था, कि भारत में संसदीय व्यवस्था चल रही है, तो ये आधारभूत ढांचा माना जाएगा। अगर संसद इसको बदलने का प्रयास करेगी तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को रद्द कर देगा। न्यायपालिका की सर्वोच्चता सबसे इंपॉर्टेंट है। ये कौन सा? आधारभूत ढांचे में एक आता है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्या है? संविधान का आधारभूत ढांचा है। अगर संसद इसको भी बदलने का प्रयास करेगी तब भी सुप्रीम कोर्ट क्या कर देगा? इसको रद्द कर देगा। और इसका तो हमारे पास एकदम ताज़ा उदाहरण है 2015 का 99वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि कह रहा था, इस अधिनियम में कहा गया 99वां, ध्यान रखिएगा 99, ये 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यानी संविधान संशोधन अधिनियम। जैसे ही मोदी गवर्नमेंट आई, इसको लेकर आई, और इसमें था क्या? देखिए, इसमें बस बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, मैं सिंपल बता दूं। इसमें यह था कि जजों की नियुक्ति जो की जाएगी वो कोलेजियम सिस्टम के कहने पर नहीं की जाएगी। अब आप कहोगे कोलेजियम सिस्टम क्या है? तो इसी चैनल पर मेरी वीडियो पड़ी हुई है कोलेजियम सिस्टम के ऊपर। पुरानी वीडियो है थोड़ी सी, और क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है जितनी अब वीडियो बनती है, लेकिन
समझ में आ रही हैं चीज़ें, आप एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखें। कॉलेजियम सिस्टम को अगर डिटेल में जानना है तो उस वीडियो को देखें, वहाँ पर इसका भी जिक्र आया है। तो जिसको भी 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में जानना है वो मेरी पुरानी वीडियो कॉलेजियम सिस्टम नाम से वीडियो है, उसको ज़रूर देखें। ओके, चलिए अब सुनिए ज़रा ध्यान से, इसको मैं मिटा दूँ। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ठीक, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इस वाले 99वें संविधान संशोधन को खत्म कर दिया। बोला नहीं, ये असंवैधानिक है क्योंकि ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए क्या है, खतरा है। क्या है, खतरा। चलिए अगला क्वेश्चन है इसका, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो देखिए अनुच्छेद 20, कौन सा अनुच्छेद है, 20, अनुच्छेद 20 में दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अब ये क्या होता है आप कहोगे, दोष सिद्धि के संबंध में, इसमें ये है, पहली बात इसमें लिखी हुई है कि किसी भी व्यक्ति पर अपराध के समय किया गया कानून ही लागू होगा। जैसे मान लीजिए आज आपने कोई अपराध किया और आप पकड़ गए, आप पर केस चल रहा है, ठीक, मान लीजिए आपने चोरी की थी और आपको 2 साल की सज़ा होनी है, लेकिन केस चल ही रहा है, उसी समय में संसद ने कानून बदल दिया और संसद ने कह दिया भाई देखो, चोरी करने वाले को 2 साल की सज़ा नहीं, चोरी करने वाले को अब फांसी होगी। क्या होगी, फांसी होगी। तो ध्यान रखिए, अब भाई अगर ये कानून लागू हुआ तो आपको तो फांसी हो जाएगी, लेकिन आपको कौन बचाता है, अनुच्छेद 20 ये कहता है जिस समय अपराध हुआ है उसी समय का कानून लागू होगा। यानी आप तो चोरी कर चुके थे, आपको तो अब 2 ही साल की सज़ा होगी, लेकिन अब जो चोरी करेगा कानून बनने के बाद उसको क्या होगी, फांसी होगी। तो इससे आपको बचाता है कौन, अनुच्छेद 20। यानी ये क्या कहता है, पहली चीज़ क्या कहता है कि एक जिस समय अपराध किया है तो अपराध के समय का कानून लागू होगा। अपराध के समय का कानून लागू होगा, कहने का मतलब जिस समय आपने अपराध किया उस समय जो कानून लागू था आप पर वही लागू होगा, बाद का लागू नहीं होगा। इसी को अंग्रेजी में कहा जाता है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, ये अंग्रेजी में है, इसका ट्रांसलेशन मैंने ऊपर लिख दिया है, ठीक है। दूसरी बात, एक अपराध के लिए एक बार सजा होगी, एक अपराध हेतु एक से अधिक बार सजा नहीं होगी, ऐसे बोल लीजिए आप, एक अपराध हेतु एक से अधिक बार सजा नहीं होगी, और इसी को कहते हैं नो डबल जियोपार्डी, ठीक है। यानी आपने कोई अपराध किया है उसके लिए आपको एक ही बार सजा देगा कोर्ट, ऐसा नहीं कि आपको एक बार सजा दे दी फिर आप जेल से छूट के आए फिर क्या चलो आप 5 साल फिर अंदर चलो, दोबारा सजा नहीं। किसी अपराध के लिए, एक अपराध के लिए एक बार सजा, दूसरा करेंगे फिर दूसरी बार सजा। तीसरा, व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यानी आपसे ये नहीं कहा जाएगा कि आप स्वयं के विरुद्ध गवाही दो, इसके लिए आपको बाध्य नहीं किया जाएगा, कोई बाध्य नहीं कर सकता आपको, ठीक। तो ये अनुच्छेद 20 आपको दोष सिद्धि से संरक्षण प्रदान करवाता है। ये 3 बातें इसमें हैं, स्वयं के विरुद्ध गवाही देने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता। लिखते रहिए इन चीज़ों को, इम्पोर्टेंट है, और लिखी हुई हैं तो रिवाइज करते रहिए, ठीक। अगला है, कुछ मिलान करने के लिए मैंने दिए थे, तो क्या मिलान करने को दिए थे वो देख लेते हैं, बड़े इजी से हैं। इसमें कुछ चीज़ें लिखी हैं, फिर मैंने आगे अनुच्छेद लिखा है कि कौन सा किससे संबंधित है, आपको यहाँ पर सही मिलान करना था। तो देखिए मैंने सबसे पहला लिखा था ग्राम पंचायतों का गठन। आप मुझे खुद बता दीजिए ग्राम पंचायतों का गठन, तो आपको पता होना चाहिए ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में है। किस में है, अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 40 में। दूसरा इसमें लिखा था समान कार्य हेतु, समान नागरिक संहिता। क्या लिखा था, समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता, और ये किस में था, अनुच्छेद 44 में। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसको यूसीसी के नाम से भी जानते हैं। तीसरा था मिलान करने के लिए
कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य अलगाव, यानी कार्यपालिका व न्यायपालिका के मध्य अलगाव, ये किस में है? तो ये है अनुच्छेद 50 में। ठीक, अब बाकी का बचा हुआ आंसर हो जाएगा। अगला चौथा वाला था समान कार्य हेतु समान वेतन। ठीक, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, समान कार्य के लिए क्या मिलना चाहिए? समान वेतन। ये किस में था? 39D में, 39 का डी, 39D। समान कार्य हेतु समान वेतन वाली बात किस में है? 39D में, अनुच्छेद 39D। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इस टेस्ट पेपर में था, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं है? यानी यहाँ पर आपको ये बताना था कौन शामिल नहीं है। तो पहले ये जान लीजिए राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में है कौन। देखिए निर्वाचक मंडल क्या होता है राष्ट्रपति का, यानी राष्ट्रपति के चुनाव में जो लोग वोट देते हैं वो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होगा। आप मुझे बताइए, क्या आप राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देते हैं? क्या आपने कभी राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट दिया? नहीं दिया। ठीक, 18 साल से आपकी ऊपर एज है लेकिन तब भी आपने वोट नहीं दिया, क्योंकि वोट देने की आयु क्या है? 18 साल। अच्छा, ये शुरू से 18 साल थी 1947 से ही, या जब से संविधान लागू हुआ 1949 से? 26 नवंबर 1949 से संविधान लागू हो गया, लेकिन पूर्णतः लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को 16 अनुच्छेद लागू हो गए थे। कितने? 395 में कितने? 395 अनुच्छेद में से 16 अनुच्छेद कब लागू हो गए? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, और पूरा संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। ठीक, और मेरा सवाल आपसे ये है, इसमें था, हाँ, राष्ट्रपति के चुनाव में आप वोट देते हैं? नहीं, 18 के ऊपर हैं। 18 के ऊपर वाले व्यक्ति, 18 और उससे ऊपर वाले वोट दे सकते हैं, लेकिन जब संविधान लागू हुआ तब वोट देने की उम्र 21 वर्ष थी। कितने वर्ष थी? 21 वर्ष। अब कितनी है? 18 वर्ष। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ भैया ये कार्य कब हुआ? ऐसा कब से 18 साल की उम्र वाला व्यक्ति वोट देने लगा है? पहले तो 21 वाला दे सकता था, 20 वाला भी नहीं दे सकता था, 19 वाला भी नहीं दे सकता था, ना 18 वाला। अब देता है नहीं। तो ध्यान रखना, ये काम हुआ है 61वें संविधान संशोधन से। कौन सा? 61वां संविधान संशोधन। संविधान में कौन से नंबर का संशोधन किया गया? 61वां। 61वां संविधान संशोधन द्वारा ये काम हुआ है 1989, 1989 में 61वां संविधान संशोधन किया राजीव गांधी की सरकार ने। किसकी गवर्नमेंट थी? राजीव गांधी की। और उन्होंने वोट डालने की जो उम्र है, मतदान करने की उम्र है, उसको 21 से घटाकर कितना कर दिया? 18। ठीक, तो जो लोग 1989 के पहले के इलेक्शन में वोट डाला होगा जिन्होंने, उनको अच्छे से ये बात पता होगी। आप अपने घर पे पूछिएगा कि क्या पहले 18 साल की आयु वाले लोग वोट डाल सकते थे? नहीं, पहले 21 साल वाले, जो 89 से पहले जिन्होंने 1985 के 1984-85 के इलेक्शन में वोट दिया है, वो इस बात को जानते होंगे। ओके, चलिए, तो हमारा क्वेश्चन क्या था? हाँ, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं है? तो पहले तो कौन शामिल है, तो हम देखते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोट कौन कौन दे सकता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन, तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन से अनुच्छेद में दिया हुआ है? कौन से अनुच्छेद में दिया हुआ है? तो ध्यान रखिए, अनुच्छेद 54 में। किस में दिया हुआ है? अनुच्छेद 54 में। इसको याद ना रखें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन याद क्या रखना है आपको? राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन मतदान करेगा? कौन मतदान करेगा? कौन मतदान करेगा मतलब निर्वाचक मंडल क्या होगा? निर्वाचक मंडल क्या होता है? जो राष्ट्रपति के चुनाव में क्या करेगा? वोट डालेगा। यानी राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है ये, उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल अलग होगा। होगा कि नहीं होगा? ठीक, तो अब निर्वाचक मंडल में होगा कौन कौन वो देखिए। नंबर 1, संसद के दोनों सदनों, ध्यान रखिए कितने सदन हैं संसद के? 2, लोकसभा राज्यसभा। कौन कौन सा? लोकसभा राज्यसभा। लेकिन संसद के अंग कितने हैं? 3, लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति संसद का अंग है, क्या है? अंग है, सदन नहीं है। सदन कौन है? लोकसभा और राज्यसभा। तो संसद के दोनों सदनों, और दोनों सदनों का मतलब क्या है मेरा?
कि लोकसभा भी और राज्यसभा भी दोनों। तो संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य, सभी निर्वाचित, ध्यान रखिएगा, सभी निर्वाचित सदस्य, ऐसे सदस्य जिन्हें चुना गया है, जिनके लिए वोटिंग हुई है, निर्वाचित। क्योंकि आपको ध्यान रखना है लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत सदस्य भी होते हैं। मनोनीत, जिन्हें कौन मनोनीत कर देता है? राष्ट्रपति। ठीक, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कर दिए जाते हैं, उन्हें इलेक्शन नहीं लड़ना पड़ता। ठीक है, तो ध्यान रखना कौन भाग लेते हैं फिर? संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो इलेक्शन में भाग लेने वाले कौन? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। और संसद के सदस्य को ही तो हम कहते हैं एमपी। क्या कहते हैं? एमपी। ठीक, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। दूसरा, राज्य विधानसभाओं के, यानी सब राज्यों में विधानसभाएं हैं। यूपी की विधानसभा कहाँ है? कमेंट बॉक्स में बताइए। राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, सभी निर्वाचित सदस्य, ठीक, राज्य विधानसभाओं के, यानी राज्य विधानसभाओं का मतलब स्टेट, ये स्टेट वाली बात है। दूसरा, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। ठीक, कौन कौन है केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभाएं हैं? तो वही तो वोट देंगे। तो देखिए अभी तक कौन कौन सी विधानसभाएं वोट दे रही हैं राष्ट्रपति के इलेक्शन में? दिल्ली प्लस पुदुचेरी, जिसको पौंडीचेरी भी आप कहते हैं, अभी तक ये दोनों वोट दे रही हैं क्योंकि यही विधानसभाएं हैं, ये केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन अब आपको पता है जब से 370 हटी है और उसके बाद राज्य जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया है, तो उसके बाद से जम्मू कश्मीर भी क्या हो गया है? यूटी हो गया है, केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। और लद्दाख भी क्या हो गया है? केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। लेकिन जम्मू कश्मीर ऐसा केंद्र शासित प्रदेश बना है जहां विधानसभा भी होगी। क्या होगी? विधानसभा। और वो विधानसभा किसके चुनाव में भाग लेगी? राष्ट्रपति के। तो राष्ट्रपति का जो अगला इलेक्शन आएगा 2022 में, उसमें जम्मू कश्मीर की विधानसभा के सदस्य भी वोट डालेंगे। कौन से वाले? निर्वाचित। ठीक, प्लस जम्मू एंड कश्मीर। तो ये है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। और मैंने पूछा शामिल कौन नहीं है, तो एक ऑप्शन आपको दिया होगा, राज्य विधान परिषद के सभी निर्वाचित सदस्य। तो ध्यान रखिए जैसे ही विधान परिषद आएगा वैसे ही वो आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 28 राज्य हैं भारत में, 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्यों में से केवल और केवल 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ विधान परिषद है। इसीलिए विधान परिषद के सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं डालने दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं डाल सकते, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो जैसे ही विधान परिषद दिखेगा वही आंसर हो जाएगा, ये नहीं डाल सकते भाई वोट। ओके, चलिए देखिए अगला। देखिए अगला क्वेश्चन मैंने यहां पर दिया है, राज्यों में राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? यानी राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान कहाँ है? तो राष्ट्रपति की शपथ है अनुच्छेद 60 में। किसमें? अनुच्छेद 60 में। अनुच्छेद 60 में। देखिए मैं आपको कुछ आर्टिकल बता दूं राष्ट्रपति से संबंधित, आपको चीजें याद हो जाएं। अनुच्छेद 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 और 61। इन आर्टिकल्स को जरा ध्यान से सुनिए क्या क्या है। ये सब राष्ट्रपति से संबंधित है। क्या क्या दिया है? सबसे पहले इसमें दिया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी राष्ट्रपति का पद किसमें दिया हुआ है? अनुच्छेद 52 में। दूसरा, राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होगा, कार्यपालिका का प्रमुख होगा। ये बात किसमें दी हुई है? अनुच्छेद 53 में। राष्ट्रपति का निर्वाचन, जो भी हमने देखा थोड़ी देर पहले, राष्ट्रपति का निर्वाचन किसमें दिया हुआ है? और मैंने आपको बताया भी था किसमें है? अनुच्छेद 54 में।
इसके बाद राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोटा। अब कोटा क्या होता है आप कहोगे, देखिए कोटा क्या है, राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के लिए प्राप्त की जाने वाली न्यूनतम वोटों की संख्या को क्या कहते हैं, कोटा। यानी अगर आपको राष्ट्रपति का चुनाव जीतना है तो कम से कम कितने वोट आपको चाहिए, उसी को कोटा कहते हैं। ठीक, ये अलग टॉपिक है, अब राष्ट्रपति जब पढ़ेंगे तब डिटेल में देखेंगे। अब यहाँ पे बस इतना ही देखिए, कोटा का प्रावधान कहाँ पर है, तो वो अनुच्छेद 55 में। राष्ट्रपति का कार्यकाल कहाँ दिया हुआ है, अनुच्छेद 56 में। और राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। पद ग्रहण करने यानी जिस दिन शपथ ले लेगा उस दिन से 5 वर्ष कार्यकाल, याद रखिए। इसके बाद राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन या दोबारा निर्वाचन, राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं संवैधानिक भाषा में, पुनर्निर्वाचन। यानी एक व्यक्ति जो राष्ट्रपति बना है अगली बार भी राष्ट्रपति बन सकता है, तो उसे चुनाव में खड़ा होने से नहीं रोका जा सकता। हार गया तो अलग बात है, और नहीं हारा तो जीत गया तो दोबारा राष्ट्रपति बन जाएगा। ठीक, लेकिन एकमात्र अभी तक एक ही व्यक्ति हुए हैं जो 2 बार राष्ट्रपति बने, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके अलावा अभी कोई नहीं। ठीक, अब देखिए अगला, राष्ट्रपति की योग्यता किस में दी है, अनुच्छेद 58 में। राष्ट्रपति के पद से जुड़ी शर्तें वो किस में दी हैं, 59 में। राष्ट्रपति की शर्तें, हाँ शर्तें हैं, सही है। इसको दशाएं लिखिए आप तो आपको याद रहेगा, दशाएं, राष्ट्रपति की दशाएं। कहने का मतलब राष्ट्रपति एक बार बन गया तो वो बिना किराया चुकाए राष्ट्रपति भवन में रहेगा, उसके वेतन भत्तों में कोई भी कमी नहीं की जाएगी उसके कार्यकाल के दौरान। इस तरह की ये दशाएं हैं कुछ। ठीक, उसके बाद है राष्ट्रपति की शपथ, और उसके बाद है महाभियोग। ये सारे अनुच्छेद हैं इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं, ये अनुच्छेद इम्पोर्टेंट है। अब आप कहोगे सर याद कैसे रखें, तो ये बड़ा सिंपल तरीका है। आप एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, पकानी कोका दुयो दशम। देखिए याद होइएगा, यहाँ से शुरू कीजिए, 52, 53, 54, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61। देखिए, पा से पद, का से कार्यपालिका का प्रमुख, नी से निर्वाचन, को से कोटा, का से कार्यकाल, दू से दोबारा निर्वाचन, यो से योग्यता, दा से दशाएं, सा से शपथ, मा से महाभियोग। ओके, तो इस तरह याद रखिए। अब ज़्यादा देखिए समय है नहीं अपने पास, तो इसको ख़त्म करते हैं। अगला क्वेश्चन मैंने पूछा है, राज्यों में आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। तो राज्यों में आपातकाल कह रहा हूँ, अच्छा मुझे बताइए राष्ट्रीय आपातकाल कौन से अनुच्छेद से लगता है, 352 से राष्ट्रीय आपातकाल। तो देखिए राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं राष्ट्रपति के पास, तो उसमें एक है अनुच्छेद 352, और अनुच्छेद 352 को ही कहते हैं हम राष्ट्रीय आपातकाल। कौन सा आपातकाल है, राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक, अनुच्छेद 356 में है राज्यों में आपातकाल, और इसको ही हम लोकप्रिय रूप में कहते हैं राष्ट्रपति शासन। ध्यान रखिए, संविधान में कहीं भी राष्ट्रपति शासन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, जबकि लोकप्रिय रूप में क्या कहलाता है, राष्ट्रपति शासन। कहते नहीं उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगवा दो, या लग गया राष्ट्रपति शासन, तो वो यही लग गया, राज्यों में आपातकाल लग गया, अनुच्छेद 356 का प्रयोग हो गया। ठीक, इसके बाद है अनुच्छेद 360, और ये है वित्तीय आपातकाल। अब देखिए सवाल है, अभी तक भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगा है, तो ध्यान रखिएगा 3 बार। कितनी बार लगा है, 3 बार। इतना याद रखिए, अभी डिटेल में चर्चा नहीं कर पाएंगे अभी। 3 बार, कितनी बार लगा है, 3 बार। अनुच्छेद 356 की बात हो रही है, कितनी बार लगा है, तो इसको भाई गिनेंगे नहीं, क्योंकि हर राज्य में लगा है। अब बस आप ये याद रखिए सबसे ज़्यादा बार किस राज्य में लगा है, तो अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बार यूपी में लगा है। और यूपी में कितनी बार लगा है राष्ट्रपति शासन, 10 बार। कितनी बार, तो ध्यान रखें सबसे ज़्यादा बार कहाँ लगा है, तब तो यूपी, लेकिन सबसे लंबे समय तक कहाँ लगा है, एक बार में नहीं, अलग अलग करके। जैसे एक बार शासन लग गया, मान लीजिए 50 दिन के लिए लग गया, अगली बार लगा फिर 100 दिन के लिए लग गया, ऐसे करके दिन जोड़िए, सबसे ज़्यादा दिन के लिए कहाँ लग गया टोटल, तो पंजाब में। कहाँ लगा है, पंजाब में। ये लगा है 2000 दिनों के लिए,
टोटल, मतलब जितनी बार लगा है तो टोटल दिन गिनोगे आप तो कितने दिन हो जाएंगे, 2000 दिन, ठीक, 2000 दिन। और वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगा है, तो कितनी बार लगा है, 0, एक बार भी नहीं लगा है, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए अगला क्वेश्चन है, चलिए यही बता देता हूँ। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो देखिए इसका उल्लेख है अनुच्छेद 164 में। किस में है? अनुच्छेद 164 में। इसमें है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी, यानी मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा। तो ध्यान रखिए, अगर आपसे कोई पूछे क्या मुख्यमंत्री निर्वाचित होता है? गलत है, मुख्यमंत्री निर्वाचित नहीं होता, मुख्यमंत्री नियुक्त होता है, और उसे नियुक्त कौन करता है? राज्यपाल। इसी तरह प्रधानमंत्री भी निर्वाचित नहीं होता, प्रधानमंत्री को भी नियुक्त किया जाता है। कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति नियुक्त करता है, और इसका उल्लेख है आर्टिकल 75 में। किसमें? आर्टिकल 75 में। ठीक, दोनों बातें ध्यान रखिए, और जो मैं बोल रहा हूँ उसको भी आप लिखते रहिए। ओके, चलिए इसके बाद अगला मैंने क्वेश्चन पूछा, अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? देखिए अखिल भारतीय सेवाएं ऐसी सेवाएं हैं जिनका जैसे मान लीजिए कोई नई अखिल भारतीय सेवा शुरू करनी है, पहले तो आप कहोगे अच्छा ये बताओ सर ये अखिल भारतीय सेवा क्या है? तो देखिए अखिल भारतीय सेवा का मतलब होता है कि जिस सेवा के थ्रू अधिकारियों को पूरे भारत में कहीं पर भी नियुक्त किया जा सके, पूरे भारत में कहीं भी। जैसे वर्तमान में भारत में अखिल भारतीय सेवाओं की संख्या कितनी है? 3 है। अखिल भारतीय सेवा में एक आता है IAS, तो IAS क्या है? अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत आता है, अखिल भारतीय सेवक है। पूरे भारत में उसकी नियुक्ति कहीं हो सकती है, किसी भी राज्य के किसी सचिवालय में, किसी जिले में, किसी भी जगह उसकी नियुक्ति हो सकती है। प्रधानमंत्री कार्यालय में, राष्ट्रपति कार्यालय में, कहीं भी नियुक्ति होगी IAS ऑफिसर। दूसरा IPS भी क्या है? अखिल भारतीय सेवक है, अखिल भारतीय सेवा का अधिकारी है। और तीसरा है IFS, और ध्यान रखिए ये IFS इंडियन फॉरेन सर्विस नहीं है, ये जबकि क्या है? फॉरेस्ट सर्विस। कौन सी सर्विस? फॉरेस्ट। भाई आप सीधी सी बात बताओ, मैं कह रहा हूँ अखिल भारतीय सेवा, तो क्या IFS जो जिसको आप इंडियन फॉरेन सर्विस कहते हो, क्या वो आ सकता है अखिल भारतीय सेवा में? उसकी नियुक्ति क्या भारत में होती है? कहाँ होती है उसकी नियुक्ति? वो अम्बेसडर बना के दूसरे देशों में भेजा जा सकता है। तो बताइए अब अखिल भारतीय थोड़ी रहा, अखिल भारतीय थोड़ी है, वो तो ऑल ओवर वर्ल्ड उसकी नियुक्ति हो रही है। तो ध्यान रखें वो नहीं है। IFS में कौन सा? इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ये कन्फ्यूजन होता है कई लोगों को, तो ध्यान रखें ये फॉरेस्ट सर्विस है IFS। तो कितनी अखिल भारतीय सेवाएं हैं बताइए? भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज, भारतीय पुलिस सेवा, और तीसरा इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, भारतीय वन सेवा। ये 3 हैं। अब मान लीजिए गवर्नमेंट चाहती है एक अखिल भारतीय सेवा और बनाई जाए, इंडियन एजुकेशन सर्विस बना दी जाए, भारतीय शिक्षा सेवा। ठीक, भारतीय शिक्षा सेवा बना दी जाए। नया बनाओ, अभी तो है नहीं, मान लीजिए नहीं है, अभी बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? ध्यान रखिए, तब आर्टिकल 312 के तहत, संविधान का कौन सा आर्टिकल? 312 के तहत राज्यसभा को ये शक्ति है कि वो अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकती है। किसको शक्ति है? राज्यसभा को। ध्यान रखिएगा, राज्यसभा को। 312। तो बताइए अखिल भारतीय सेवाओं का जो उल्लेख है या जो प्रावधान है कौन से अनुच्छेद में है? तो आप कहेंगे 312 में। अखिल भारतीय सेवाएं किसमें है? 312 में, अनुच्छेद 312 में। ओके, अब अगला क्वेश्चन इसमें मैंने पूछा, कुछ अनुच्छेद हैं वही मिलान करना है आपको, तो बड़े बड़े आसान से हैं, कोई मुश्किल नहीं होता। इसमें मैंने पूछा है संसद के किसी भी सदन में, एक मैंने नाम लिया है X, या आप A कह लो, कि संसद के किसी सदन में A को बोलने, चर्चा करने, कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है, परंतु वह मतदान में भाग नहीं ले सकता। यानी संसद में सभी कार्यवाही में हिस्सा लेगा, संसद में जितनी कार्यवाही होती है, जितना हो हल्ला होता है, सब में हिस्सा लेगा, बोलेगा, अपनी बात को रखेगा, कार्यवाही में भाग लेगा, चर्चा करेगा, सब करेगा संसद के अंदर बैठ के। लेकिन जब मतदान की बारी आएगी, जब वोटिंग करने की बारी आएगी संसद में, तब वो वोटिंग करने का अधिकारी नहीं है, वो वोट नहीं कर सकता। बताइए ए कौन है?
तो ए कौन है? ऑप्शन मैं बताता हूँ आपको। ऑप्शन है महाअधिवक्ता, दूसरा ऑप्शन है महान्यायवादी, तीसरा ऑप्शन है सांसद और चौथा ऑप्शन है उपराष्ट्रपति। तो इसका आंसर क्या होगा? महान्यायवादी। क्या होगा? महान्यायवादी। और जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अटॉर्नी जनरल। क्या कहते हैं? अटॉर्नी जनरल, एजी। क्या कहा जाता है? एजी। और इस एजी का उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद 76 में। किस में है? 76 में। मेरी बात ध्यान से सुनो। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और इसका कार्यकाल निश्चित नहीं होता, इसे राष्ट्रपति जब चाहे तब हटा सकता है। यानी इसका कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। और इस व्यक्ति को कहा जाता है भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी। ये कौन है? भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी। विधि अधिकारी। और ध्यान रखें, अगर आपसे कहा जाए किसे बनाया जा सकता है ये महान्यायवादी का, किसी को भी, देखिए तो ध्यान रखें, किसी को भी नहीं। महान्यायवादी बनने के लिए किसी भी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखनी होती है। यानी सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए जो योग्यता है वही योग्यता किसके लिए होगी? महान्यायवादी के लिए। अब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, जब सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की क्या है। ठीक, तो और आप लोगों को पता होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता बस इतना याद रखिए, एग्जाम में यही आता है। तो सीधा लिखा होगा सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता। कहोगे हाँ, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता अगर है तो वो क्या बन सकता है? महान्यायवादी। क्या कार्यकाल निश्चित है? नहीं है। तो कार्यकाल किस पर निर्भर है? राष्ट्रपति की इच्छा पर, या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राष्ट्रपति की इच्छा पर है। ठीक, राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर, राष्ट्रपति जब चाहे इसको हटा सकता है। ये भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। भारत सरकार के सारे केस कौन लड़ता है? यही व्यक्ति लड़ता है, महान्यायवादी। ठीक, अब देखिए, यही वो व्यक्ति है जो अभी क्वेश्चन मैंने पूछा कि ये संसद में बोल सकता है, संसद में अपने विचार प्रस्तुत कर सकता है, संसद की कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है, लेकिन जब वोटिंग करने का नंबर आता है तो संसद में इसे वोटिंग करने का अधिकार, वोट करने का अधिकार नहीं होता है। तो ये कौन है? यही व्यक्ति है, महान्यायवादी। यही बात अगर मैं आपसे पूछता राज्य के परिप्रेक्ष्य में, राज्य स्टेट के बारे में, कि राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन है, तो आप कह, और कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसे राज्य की विधानसभा में बोलने का, चर्चा करने का अधिकार है लेकिन वो मतदान नहीं कर सकता, तब आंसर क्या होता? महाअधिवक्ता। आंसर क्या होता? महाअधिवक्ता। अब इसको मिटा देता हूँ, अब हम लोग देख लेते हैं महाअधिवक्ता। ठीक, महाअधिवक्ता, महाअधिवक्ता। और इसको कहा जाता है एडवोकेट जनरल। क्या कहा जाता है? एडवोकेट जनरल। ठीक, एडवोकेट जनरल, महाअधिवक्ता। इसका उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद 165 में। और अभी हमने क्या देखा था? 164। और 164 में क्या है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। ठीक है, और 165 में क्या है? महाअधिवक्ता के बारे में दिया है। और ये राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। किसका सर्वोच्च विधि अधिकारी? राज्य का। और इसको बनने के लिए योग्यता क्या है? उस व्यक्ति को बनाया जाएगा जो हाई कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता हो। और महान्यायवादी किसको बनाया जाएगा? जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता हो। ठीक, थोड़ा सा अंतर है, बस राज्य राज्य कर दीजिए हर जगह। तो महान्यायवादी का कार्यकाल किसकी इच्छा पर निर्भर था? राष्ट्रपति की। इसका किसकी इच्छा पर निर्भर होगा? राज्यपाल की। किसकी? राज्यपाल की इच्छा पर। ठीक, इसका भी कार्यकाल फिक्स नहीं है, राज्यपाल जब चाहे इसे इसके पद से हटा सकता है। ठीक है, आज का अंतिम क्वेश्चन, और उसके बाद ये पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ हमारी यहाँ पर ख़त्म। आपके जो एग्ज़ाम बचे हैं उनके लिए कुछ कुछ हमने इंपॉर्टेंट बातें देखी हैं। अब देखिए, ज़्यादातर बातें आप पढ़ के ही गए हो, एग्ज़ाम देने जा रहे हो, बिना पढ़े तो गए नहीं हो। तो एक बार हमने एक छोटा सा रिवीजन कर लिया, क्या पता आपके यहाँ से क्वेश्चन आ जाएँ, और नहीं भी अगर आएंगे तो आपको ये चीज़ें काम आएंगे। ओके, चलिए अंतिम आज का क्वेश्चन देखते हैं, फिर इस वीडियो को एंड करते हैं आज। देखिए क्या है, मैंने कुछ चीज़ें दी हैं, फिर आगे अनुच्छेद लिखे हैं। राष्ट्रपति पर, और कुछ बातें मैं बता भी चुका हूं इसमें से, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग। दूसरा है
राष्ट्रपति का कार्यकाल, तीसरा राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, और अंतिम है राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। अब ये अनुच्छेद कौन कौन से वो आपको बताने हैं, किस अनुच्छेद में ये बातें हैं कि वीटो शक्ति किस अनुच्छेद में दी है वो देखिए, 1 2 3 4, यहाँ देखिए। तो पहला है राष्ट्रपति पर महाभियोग, और मैं आपको बता चुका को पकानी को का दुयो दशम माँ लास्ट में आया महाभियोग, और लास्ट में 52 से 61, तो 61 अनुच्छेद 61। और जिसने वो फार्मूला नहीं लिखा वो लिख ले, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है वो फार्मूला, ठीक है। तो आप इसको लिख लें फार्मूले को, तो आपको अनुच्छेद याद हो जाएंगे। राष्ट्रपति का अगला क्या पूछा है मैंने, राष्ट्रपति का कार्यकाल, ये किसमें, अब आप मुझे बताइए खुद किसमें, पकानी को का, तो 52 53 54 55 56 का, ठीक 56 अनुच्छेद 56। फिर पुनर्निर्वाचन यानी दू, तो पकानी को का दू मतलब 56 के बाद अनुच्छेद 57 में क्या है, दोबारा निर्वाचन यानी पुनर्निर्वाचन। और अगला बचा राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। तो राष्ट्रपति की वीटो शक्ति, देखिए संविधान में वीटो शब्द का कहीं इस्तेमाल नहीं है, लेकिन वीटो शक्ति किसमें है अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में, अब संविधान में तो लिखा ही नहीं है वीटो शक्ति नाम से कोई शब्द, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए वीटो शक्ति का उल्लेख कहाँ पर है, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति कौन से अनुच्छेद से मिली है उसको, तो ध्यान रखिए अनुच्छेद 111। कौन सा, अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति की वीटो शक्ति का वर्णन है। अब ये है क्या वो सुन लीजिए। जैसे जब कोई बिल कानून बनने के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति 3 काम करता है। कितने काम, 3। मैं आपको ये बता दूं फिर इसको एंड कर देते हैं, ओके। चलिए देख लीजिए एक बार, 3 काम करेगा। पहला काम क्या करेगा, अनुच्छेद 111 के तहत, कैसे हमने इसको वीटो कह दिया 111 को, ये समझिए आप, वीटो कहीं नहीं लिखा है लेकिन है क्या, कोई भी विधेयक जब राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा तब राष्ट्रपति क्या करेगा, नंबर 1, विधेयक पर मंजूरी दे दे या मना कर दे या मना कर दे, नहीं देंगे भैया, पहला काम ये करेगा। दूसरा काम वो क्या कर सकता है, जो विधेयक का मतलब होता है बिल, जो कानून बनने वाला है, किसी भी विधेयक को अगर आप दोनों सदनों से पास करा ले गए, संसद के, लोकसभा राज्यसभा से, फिर राष्ट्रपति ने उस पर अगर हस्ताक्षर कर दिए, अब वो विधेयक क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा। तो पहले विधेयक भेजा गया राष्ट्रपति के पास, मंजूरी दे दी तब तो कानून बन गया, नहीं दी तो समाप्त हो गया, फिर से लाओ बिल, ठीक। इतनी शक्ति है राष्ट्रपति के पास। विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज देगा। कौन सा विचार, पुनर्विचार, यानी आया विधेयक, पढ़ा, कहा भाई देखो संशोधन करो, अच्छा नहीं है, थोड़ा सा और संशोधन करो, अच्छे से बनाओ, इसको वापस भेज दिया पुनर्विचार के लिए। लेकिन अगर दोबारा उसके पास भेज दिया गया संसद के द्वारा, पुनर्विचार में संशोधन किया चाहे नहीं किया कोई फर्क नहीं पड़ता, तब उसको साइन करने ही पड़ते हैं, लेकिन एक बार तो भेजने की शक्ति है, उसके बाद वापस, एक बार वापस भेज दिया, तो विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है या भेज दे, दूसरी पावर। तीसरी पावर है ना हाँ कहे और ना ही ना कहे, ठीक, एक ये पावर है। यानी इसको कहते हैं राष्ट्रपति के पास विधेयक पहुंचा, वो मेज पर रखा रह गया, उसने ना हाँ कहा ना कहा, तो ऐसा माना जाता है कि राष्ट्रपति उसे जेब में रखकर भूल गया है, अपनी जेब में रखा और भूल गया। इसीलिए अब इन वीटोस के आप नाम देखिए, इन निषेधाधिकारों के नाम देखिए क्या है। देखिए मनाही तो कर रहा है, यहाँ पर मंजूरी देगा तो सही है, अब नहीं, दूसरा क्या कर रहा है, मना कर रहा है। तो यहाँ से जो वीटो निकल कर आता है, इस वीटो को कहा जाता है एब्सोल्यूट वीटो। कैसा वीटो, एब्सोल्यूट वीटो, ठीक, एब्सोल्यूट वीटो। दूसरा यहाँ पर पुनर्विचार के लिए भेज दे रहा है, इसको कहा जाता है सस्पेंसिव वीटो, या हिंदी में कहते हैं निलंबनकारी वीटो। थोड़ी देर के लिए निलंबित कर दिया, नहीं कर दिया कि वापस भेज दिया, भाई निलंबित हो गया, निलंबित होना, रुक जाना थोड़ी देर, सस्पेंड हो जाना, सस्पेंड हो गया, फिर से बहाली हो जाएगी अगर वापस आ गया तो, सस्पेंसिव वीटो। और तीसरा है ना हाँ कह रहा है ना कह रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि जेब में डालकर भूल गया है, तो इसको कहते हैं पॉकेट वीटो।
कौन सा वीटो? पॉकेट वीटो। तो ध्यान रखिए, भारत के राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार के वीटो हैं? तो 3 प्रकार के। कितने? 3। कौन कौन से? एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो, पॉकेट वीटो। लेकिन दुनिया में ये कितने तरह के वीटो इस्तेमाल होते हैं? तो 4 तरह के। तो चौथा कौन सा है जो दुनिया में और इस्तेमाल होता है और अमेरिका में इस्तेमाल होता है? ये इसका नाम है क्वालिफाइड वीटो। कैसा? क्वालिफाइड वीटो। ये भारत में इस्तेमाल नहीं होता। तो भारत के राष्ट्रपति के पास कौन कौन से वीटो हैं ये बताइए। तो पहला कौन सा वीटो है? एब्सोल्यूट वीटो, दूसरा सस्पेंसिव वीटो, तीसरा पॉकेट वीटो। और ये वास्तव में है क्या? पहला, मंजूरी देने से साफ मना कर दे, तो एब्सोल्यूट वीटो है। वीटो की हिंदी होती है निषेधाधिकार। निषेध माने मना करना, निषेध करने का अधिकार। मना करने का अधिकार क्या कहलाता है? वीटो कहलाता है। पहला मना कर दे, तो देखिए मंजूरी दे दी तब तो वो कानून बन गया। तो हम कौन सा वाला लेंगे? ये वाला, मना कर दे, यानी एब्सोल्यूट वीटो, बिल्कुल स्पष्ट मना, नहीं साइन नहीं करेंगे, एब्सोल्यूट वीटो। ठीक। दूसरा, पुनर्विचार के लिए भेज दे, यानी कुछ समय के लिए रोक दे, क्योंकि वापस आएगा तो साइन करना ही है, तो सस्पेंड कर दिया, सस्पेंसिव वीटो। तीसरा, ना हाँ कह रहा है ना कह रहा है, तो ऐसा लग रहा है जेब में डालकर, पॉकेट में डालकर भूल गया है, पॉकेट में डालकर भूल गया, तो कौन सा? पॉकेट वीटो। और चौथा है क्वालिफाइड वीटो, जो भारत के पास नहीं होता है। भारत के राष्ट्रपति के पास ये शक्ति नहीं है। किसके पास है? अमेरिकी राष्ट्रपति के पास। इसका यूज़ कौन करता है? अमेरिकी राष्ट्रपति। अब ये क्या है, इसकी चर्चा हम तभी करेंगे जब हम राष्ट्रपति को पढ़ेंगे, अभी नहीं। ओके। तो आई होप कि पॉलिटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए वो आपकी समझ में अच्छे से आए होंगे। आप अच्छे से रिवाइज कीजिए, और जिनका कल एग्ज़ाम है उनको ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक, अच्छे से एग्ज़ाम करिए। थैंक यू वेरी मच।